ठीक, चलो। कोई जानते हो हमको? ठीक। मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष कुमार चौधरी। ठीक है, बाय प्रोफेशन हम मेडिकल बिलोंग करते हैं, और मेरा इंस्टीट्यूट अपना क्लास चलता है, मधुबनी में भी क्लास चलता है, और यहाँ पे भी ऑफलाइन और बाकी ऑनलाइन भी, यूट्यूब वगैरह ऐप वगैरह हर चीज़ में पढ़ाते हैं। ठीक है, चूँकि मेरा प्रोफेशन मेन मेडिकल से मैं बिलोंग किया हुआ हूँ, तो मैं, पता ही होगा, यदि उससे बिलोंग किया हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजी पे ही आएंगे। ठीक है, तो कुछ सर लोग हमको जो बतलाए हुए थे कि आप लोग को शायद कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है बायो में, तो इसीलिए सर बोले कि क्लास एक ले लीजिए आप, यदि स्टूडेंट को पसंद आएगा तो जो आसपास का स्टूडेंट होगा, जो बासोपट्टी के आसपास का स्टूडेंट होगा, तो मेरी क्लास डेली शाम को 4 बजे होगी। ठीक है, स्पेशल नीट वाला क्लास होगा। जो स्टूडेंट उसमें बढ़िया होगा उन्हीं को, ज़्यादा उसमें क्राउड नहीं, ज़्यादा उसमें भीड़ नहीं लगाएंगे। जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा होगा, ज़्यादा बेस्ट वाला होगा, उसी को उस 4 से 5 बजे वाले बैच में बुलाएंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें बतला देंगे, फिर बेसिक चीज़ें बतलाने के बाद आएंगे कुछ चीज़ आपको डेमो के टाइप का, कुछ चैप्टर में भी कुछ चीज़ें बतला देंगे। ठीक है, तो आज तो मेरा रैंडम, मतलब कि क्लास हमको भी नहीं पता था कि होने वाला है, तो इसलिए हम पीपीटी वगैरह कुछ भी नहीं बनाए हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें बतला देते हैं, कुछ नॉर्मल चीज़ें बतला देते हैं, फिर चैप्टर का भी कुछ चीज़ बतला देंगे। ठीक है, देखो, अभी आप लोग जो चूज किए हो, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार मान लो आप साइंस रखे हो, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, तो कोई हमसे पूछ सकता है भाई कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, कोई पूछ सकता है, हो सकता है कोई मेरा दोस्त हो या फिर कोई भी हो। सेम वैसे ही आप लोग जो स्ट्रीम रखे हो साइंस, ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा विषय रखे हो। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा विषय रखे हो, तो क्या बोलोगे? साइंस बोलते हो, विषय रखे हो साइंस। ठीक, बट ये गलत है। आप लोगों ने विषय साइंस नहीं रखा है, स्ट्रीम। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकाय। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा स्ट्रीम, यानी कि संकाय, जिसमें एक होता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। जो अभी साइंस, जो साइंस है, 9th और 10th में आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे साइंस आप लोग का सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका स्ट्रीम है, जिसको हिंदी में संकाय बोलते हैं। और उसके अंदर आप लोगों ने रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, और यदि कोई मैथ रखे हुए हो गया एक्स्ट्रा में तो मैथ। तो ये सारे हुए आपके सब्जेक्ट। तो पॉइंट नंबर 1 और पहली बात ये कि जब भी अगली बार से कोई आपसे पूछे कि कौन सा सब्जेक्ट रखे हो, तो सब्जेक्ट आपका एक नहीं है, आपके सब्जेक्ट, विषय आपके 5 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। यदि एक्स्ट्रा में मैथ रखे हो तो मैथ। बाकी आपका स्ट्रीम क्या है? साइंस। ठीक, अब देखो, यदि आप लोग साइंस स्ट्रीम को चूज किए हो तो एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है। वो कॉमन सा क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, मैं नोट पे ही, चलो। सो नहीं नहीं, वो तो इधर से भी होता है। तो ज्यादा बड़ा, यदि बात आ गई स्ट्रीम की, तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि आपका स्ट्रीम है साइंस। अब एक कॉमन चीज है, कोई ये चीज, आप 11th में हो?
तो कोई ये चीज आपसे पूछ सकता है कि ठीक है साइंस रखे हो, क्योंकि भले ही आपको किसी सब्जेक्ट का नॉलेज हो ना हो, आपको कोई क्वेश्चन आता ना हो नहीं आता हो, वो बात सेकेंडरी है। प्राइमरी बात क्या आती है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि कोई बासोपट्टी का है, कोई मधुबनी का है, कोई पटना का है, कोई दिल्ली का है, बट उसको यदि अपने ही चीज, अब मान लो उसके बारे में कौन सा शॉप है, कहाँ पे क्या दुकान है नहीं पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लो कोई दिल्ली में रहता है, उसको ये नहीं पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो वो उसके लिए अच्छी बात नहीं है। सेम वैसे ही यदि आपने स्ट्रीम रखा है साइंस, तो वहां पे एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ठीक है तुम साइंस रखे हो तो बताओ कि साइंस होता क्या है। तो वहां पे क्या बोलिएगा, द सिस्टमैटिक नॉलेज, द सिस्टमैटिक, हैंग कर रहा है, द सिस्टमैटिक नॉलेज based on experiment, observation, and theoretical explanation, and theoretical explanation is known as science। देखिए यहां पे बोल क्या रहा है, असिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ, सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक प्रॉपर, जैसे मान लो कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, ये एक प्रॉपर सीरीज हुआ, ये एक प्रॉपर सिस्टम हुआ। मान लो कभी मैं बोल रहा हूं एक, फिर मैंने बोला तीन, फिर मैंने बोला दो, फिर मैं बोल रहा हूं नौ, फिर सात, ये क्या हुआ, कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं हुआ। तो जो साइंस की पढ़ाई होती है वो प्रॉपर सिस्टम से होती है, प्रॉपर वे में। अब मान लो इजी चीज को आप पहले नहीं पढ़ोगे, या फिर स्टार्टिंग वाली चीज को आप नहीं पढ़ोगे और सीधा आप टफ वाली चीज को पढ़ोगे, क्या होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अल्टीमेटली बात यह होगी कि आपको क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। अब देखो नॉलेज का मतलब क्या है, मान लो कि हम बासोपट्टी के या फिर मधुबनी के, पटना के, कहीं के भी, ठीक। अब मैंने मान लो कि मैं ये बोलूं किसी को कि हाँ मुझे बासोपट्टी के बारे में नॉलेज है, लेकिन बासोपट्टी का, अब मान लो मैं बोलूं कि बासोपट्टी के बारे में मुझे नॉलेज है, लेकिन कोई मान लो मेरे से ये पूछ दे कर्पूरी चौक कहाँ है, भवंती चौक कहाँ है, यदि मैं उसको नहीं बता पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास उस चीज का थोड़ा बहुत उस चीज के बारे में पता है, बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे उस चीज का नॉलेज है। देखो नॉलेज को आप यदि सिंपली आप यदि उसको तोड़ोगे ना, यदि आप उसको बांटोगे, उसी में उसका मतलब छुपा हुआ है। जैसे नो का मतलब क्या होता है, जानना, और एज मतलब किनारा। किसी भी चीज को किनारे तक जानना, किसी भी चीज को डीप जानना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जब अच्छे से मुझे पता हो, तब हम बोल सकते हैं कि मेरे पास उस चीज का नॉलेज है। अब मान लो मैं बायो ही पढ़ाता हूं, मुझे यही नहीं पता है कि 11th में कितने चैप्टर हैं, 12th में कितने चैप्टर हैं, कुछ बेसिक चीजें ही नहीं पता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास उस चीज का नॉलेज नहीं है, मुझे उसके बारे में आइडिया है बट नॉलेज नहीं है। वहीं यदि मैं हर चीजों को बायो, मान लो मुझे फिजिक्स के बारे में नहीं पता है, मान लो केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में यदि अच्छे से पता है, इन द सेंस कि मुझे उस सब्जेक्ट का, मुझे उस चैप्टर का प्रॉपर अच्छे ढंग से नॉलेज है, और मैं आपको उस तरीके से, अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकता हूं। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि बेस्ड, यानी कि आधारित है तीन चीजों पे, एक तो एक्सपेरिमेंट, दूसरा ऑब्जर्वेशन, एंड तीसरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। देखो
एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो साइंस, साइंस और कोर्ट की यदि बात करोगे तो फिल्म वगैरह देखते ही होगे, तो वो दोनों चीजें जो होती है वो प्रूफ पे भरोसा करती है। अब मान लो कि रोड पे कोई बच्चा घूम रहा है, अब वो बच्चा आ गया, अब मान लो उसी को पापा पापा बोलने लगा, अब क्या होगा? अब मान लो कोई 10 लोग भी आके बोल दिया कि नहीं तुम्हारा ही बेटा है, तो उसके बारे में क्या देगा? भाई जब तक आप प्रूफ दीजिए। अब यदि मान लो उसने प्रूफ दे दिया, मतलब सही में उसका बेटा है। यदि उसने प्रूफ नहीं दिया, इसका मतलब कि वो उसका बेटा नहीं है। तो साइंस और कोर्ट ये दोनों ही चीजें प्रूफ पे चलती है। यदि मान लो कि किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी को 10 थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन तुम यदि कोर्ट में ये नहीं प्रूफ कर पाओगे, सबूत नहीं दे पाओगे कि इसने उसका खून किया है, मर्डर किया है, इसने उसको मारा है, तब तक आप उसको मुजरिम साबित नहीं कर सकते हो, उसको सजा नहीं मिलेगी। तो कोर्ट और साइंस दोनों ही बिल्कुल प्रूफ पे चलती है। जब हम साइंस की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला चीज किया जाता है एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो कि अभी मैंने क्या बोला कि वो उसका बेटा है या नहीं है, उसके लिए अब मुझे प्रूफ वो करना है। मूवी वगैरह में सुने होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट करवा करके देखेंगे, दोनों का डीएनए मैच किया मतलब कि वो उसका बेटा है, दोनों का डीएनए मैच नहीं किया मतलब कि वो उसका बेटा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? दोनों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा या फिर म्यूकस सैंपल लिया जाएगा। तो जब उसका सैंपल लेता है, जब देखोगे कि जब वहां पे कहीं कभी यदि तबीयत खराब हुई होगी, ब्लड टेस्ट करवाए हुए होगे, तो वहां पे क्या करेगा कि ब्लड निकालेगा। तो सिरिंज में ब्लड निकालना, ब्लड के साथ वहां पे बहुत सारा प्रोसेस होता है, उन सब प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। अब जब सारा प्रोसेस हो गया, अब सारे के सारे प्रोसेस को मैं क्या करूंगा? ऑब्जर्व करूंगा। जैसे मान लो माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप से हम बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, या फिर अदर जो टेस्ट हुआ है उन सब के द्वारा हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि निरीक्षण करेंगे और पता लगाएंगे कि हाँ एक्चुअली ये बात थी। और जब मुझे पता चल जाएगा, जब मैं ऑब्जर्व कर लूंगा, अब क्या करूंगा? थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। पेपर है, उसका नाम नीचे में लिख दिए, इन दोनों का डीएनए मैच कर गया, ये सही में उसका बेटा है। दैट इज द साइंस, इसको बोलते हैं साइंस। अब देखो, जनरली इन्हें बात करेंगे इसके टाइप्स की। यदि हम बात करें टाइप्स की, तो जैसे होता है ना क्लास में, मान लो कि 20 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। अब उन 20, 30, 40, 50 स्टूडेंट को बांटने का मेरा अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग मेरा नजरिया हो सकता है। हो सकता है हम इस तरीके से बांटे कि मेरे बैच में इतने बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं। हो सकता है हम इस तरीके से बांटे कि इतने स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं और इतने स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर हैं। सेम वैसे ही कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि साइंस को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक नॉन लिविंग साइंस और एक लिविंग साइंस। ठीक है, तो नॉन लिविंग साइंस, निर्जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब किस में आएगा? नॉन लिविंग साइंस में। लिविंग साइंस, सजीव विज्ञान, जिसमें वन एंड ओनली एक सब्जेक्ट आएगा, क्या? बायोलॉजी। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो कि ज्यादातर चलता है और जिसको हम अपने सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं, वो क्या? तो वो होता है 3 टाइप का। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। फिजिक्स के बारे में आप लोग पढ़े हुए होंगे तो पता होगा फिजिक्स किसको बोलते हैं। ये साइंस का एक ब्रांच है। फिजिक्स किसका ब्रांच है? साइंस का, जिसके अंदर नेचर और नेचुरल फेनोमेना की स्टडी करते हैं, यानी कि प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फॉर्मूला के बारे में, उसके कैरेक्टर्स यानी कि उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आगे कंटिन्यू होगा।
अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, ठीक, बायोलॉजी, साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, अभी देख लो। जैसे मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि एक बच्चा वाला चीज ना आगे भी बहुत काम आता है। जैसे संधि विच्छेद पढ़े हुए हो, टेंथ में पढ़े हुए होगे, नाइन्थ में पढ़े हुए, उससे पहले ही पढ़े हुए होगे, बहुत कॉमन है ये। क्या होगा इसका, हिम प्लस आलय। मान लो कि मुझे नहीं पता है कि हिमालय क्या है, मुझे नहीं पता है कि हिमालय क्या है, सो ठीक, लेकिन हमको संधि विच्छेद आता है और हमको कुछ कुछ चीजों का मतलब हमको पता है, तो हम पता लगा लेंगे। कैसे, हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, और एक्चुअल में हिमालय है भी क्या, बर्फ का ही तो घर है। सेम वैसे ही इसको भी यदि बांटोगे ना तो इसका मतलब यहीं पे छुपा हुआ है। बायो, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं सजीव, ठीक है, सजीव या फिर जीव। लोजी, लोजी का मतलब यस स्टडी, तो इसको हम शॉर्ट में यहां पे क्या बोल देंगे, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। यदि इसके फादर की बात करें, हिंदी में आप लोग पढ़े हुए होंगे जनक, जीव विज्ञान के जनक, इसके जनक, ये मतलब कि फादर्स, इंग्लिश में उसको बोलेंगे फादर्स और हिंदी में पढ़ते हैं जनक। तो बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु, इंग्लिश में लिखते हैं एरिस्टोटल, क्लियर, और हिंदी में अरस्तु, क्लियर, एरिस्टोटल, अरस्तु, ये कौन है, बायोलॉजी के फादर। अब देखिए बायोलॉजी के भी दो टाइप हैं, बायोलॉजी भी दो टाइप का है, एक है जूलॉजी, ठीक है, एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। अब देखो यहां पे भी एकदम स्पष्ट है, जू, जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, एनिमल्स, इंग्लिश में एनिमल्स, ठीक है। तो जू को हम यहां पे शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, एनिमल्स, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब कि स्टडी ऑफ एनिमल्स इज जूलॉजी, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी का कोई खास ट्रिक नहीं है, अब एनिमल आ गया, बचा क्या, प्लांट, तो यहां पे लिख दीजिए बॉटनी का स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये हो गया। यदि हम फादर की बात करें, जनक की बात करें, तो जूलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, और स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस, ठीक है, बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस। अच्छा अभी आप लोगों को हुआ, मतलब क्या क्या चीज हुआ, क्या क्या चीजें पढ़ाई गई है, मतलब कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है, बेसिक चीज बतलाया गया, ये सब चीज बतलाया गया था, ये सब चीज नहीं बतलाया गया था। शुरू से कौन आ रहा है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से कोई तो होगा ना कि स्टार्टिंग से आ रहा होगा। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले गर्ल्स में सबसे पहले, अच्छा क्लास 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें साइटोलॉजी, तो ये मतलब ये सब नहीं बतलाया गया था, 2 तारीख से, ठीक, सीधा टॉपिक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, चलो। ये था कुछ बेसिक बातें, वैसे और भी बेसिक चीजें हैं, तो वो तो धीरे धीरे आराम आराम से वैसे बतलाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब कंटिन्यू क्लास रहेगा तो उसमें आराम आराम से बहुत सी चीजें बतलाएंगे। ये रहा उसके बारे में नॉर्मल चीजें। उसके बारे में जब मान लो कि और ज्यादा टाइम हमें कभी मिलेगा तो और भी चीजों के बारे में बतलाएंगे। यहां तक मैंने बतला दिया कि स्ट्रीम कौन सा है स्टूडेंट का, सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस क्या होता है, साइंस के टाइप्स, फिजिक्स
केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे बतला दिए। बायोलॉजी के दो टाइप होते हैं, एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। बायोलॉजी के फादर बोला जाता है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को, और जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल हैं। तो याद रखने में और आसानी कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर एरिस्टोटल हैं। उसके बाद बॉटनी के यदि फादर की बात करेंगे, वनस्पति विज्ञान के यदि फादर की बात करेंगे तो वो है थियोफ्रास्टस। तो ये थी उसके बारे में। अब देखो कुछ स्टडीज ऐसे होता है जिसको याद रखना बहुत आसान, मतलब कि एक बार यदि आप इन स्टडीज के बारे में पढ़ लोगे ना तो बहुत सी चीजें आपको इजी लगेगी। जैसे अभी मैंने क्या बतलाया, बायोलॉजी, क्या बतलाया इसको शॉर्ट में, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जूलॉजी, जूलॉजी को मैंने क्या बतलाया, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी को क्या बतलाए शॉर्ट में, स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो आप पढ़ोगे इसमें एक आएगा आपका टॉपिक साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी सेम कहानी, साइटो मीन्स सेल और लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका, ठीक। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, जिसको हिंदी में आप लोग पढ़े हुए होंगे उत्तक, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब देखो उसके बाद एक है फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी। देखिए फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजियो का मतलब होता है फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी का फंक्शन, बॉडी की क्रिया। जैसे इसमें ही आप लोग का एक यूनिट आएगा वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी और एक आएगा प्लांट फिजियोलॉजी। तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होगा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एज बीइंग अ डॉक्टर उसमें और ज्यादा हम डिटेल में भी बतलाएंगे कि हमारा बॉडी एक्चुअल में कैसे काम करता है। हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती है, उनका फंक्शन क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला सिस्टम, हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, लंग्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, वो सब वहां बतलाएंगे। फिर जब आएंगे क्या कहते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर पे, तो उसमें पढ़ाएंगे हार्ट क्या होता है, ठीक है, और हार्ट का क्या काम है। जैसे बहुत बार नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, फिल्म सब में देखते हो कि दिल टूटता है, ठीक है, लेकिन अब फिर वहीं एक मीम भी सुने होंगे रील वगैरह पे कि दिल में जब हड्डी नहीं होता है तो टूटता कैसे है, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। ये बात भी सही है, तो वो भी वहां पे ही बतलाएंगे, ठीक है। जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बतलाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे ब्रेन के बारे में कि जो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल ये चीजें होती है, ठीक है, लव, इमोशंस, किसी से कोई एटीट्यूड, झगड़ा, ये सभी चीजें होता है। हमारे पूरे के पूरे बॉडी को, हमारे पूरे के पूरे शरीर को दो ही चीजें कंट्रोल करती है, एक होता है हमारा ब्रेन और दूसरे होते हैं हार्मोन्स। यही दोनों मिल करके उसको कंट्रोल करता है। जैसे सुने हुए हो गया कि जो बहुत बार सुने हुए हो गए कि स्टूडेंट को सादा खाना खाना चाहिए, जो कि अभी तो कोई नहीं खाते हो गया। अब ये यदि बोल दे कि सर चिकन का पार्टी दे रहे हैं कोई, सीधे दौड़ जाओगे, है, ठीक है ना, सही बात है ना, सच्चाई बात है। लेकिन क्यों ऐसा बोला जाता है, उसके पीछे रीजन होता है। वो ये रीजन होता है कि स्टूडेंट अभी का ही उसका टाइम होता है सुधरने का भी, और अभी का ही टाइम होता है बिगड़ने का भी। होता क्या है कि जब भी कोई गर्म चीजें कोई खाता है, जैसे हो गया लहसुन हो गया, प्याज हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया,
कोई गरम मसाला वगैरह वाला ज़्यादा चीज़ हो गया, बाहरी ज़्यादा चीज़ हो गया, तो वो गर्म चीज़ें होती है। गर्म चीज़ों के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी के फीलिंग्स को, ठीक है, लव हो गया, फियर हो गया, डर हो गया, झगड़ा लड़ाई करना हो गया, नेचर खराब होना हो गया, इन सब पूरे के पूरे चीज़ को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हम जब भी कोई चीज़ें जल्दी ज़्यादा गर्म चीज़ें, चिकन मटन ये सब चीज़ें खाते हैं, तो उसके कारण हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिव होता है। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है अब उसमें फीलिंग्स उत्पन्न होगी। अब फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ लवी वाला होगा, हो सकता है बहुतों का नेचर देखोगे खूब चिड़चिड़ा है, स्वभाव का चिड़चिड़ा है, उसको टोक दोगे देगा दो मुक्का खींच के, तो वो सब भी डिपेंड किस पे करता है, उसी पे। तो हमारे पूरे के पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। तो वही चीजें जो है, वही लव हो, फीलिंग्स, इन सब को पूरा का पूरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो वो पढ़ाएंगे, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है वो पढ़ाएंगे, तो वो फिजियोलॉजी। तो फिजियो का मतलब ही होता है फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, फंक्शन ऑफ बॉडी। तो फिजियोलॉजी को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी, नहीं, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक। बहुत बार हॉस्पिटल में जाओगे, तो हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या होगा, किसी का, मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादी का, नाना नानी, किसी का भी कभी मान लो तबीयत खराब हुआ, बहुत बार हार्ट अटैक वाला होता है, बहुत बार हार्ट से जुड़ी समस्या होती है, तो वहां पे जाओगे हॉस्पिटल में पर्ची कटवाओगे। जब हॉस्पिटल में पर्ची कटवाओगे तो वहां पे वो पूछेगा कि क्या तकलीफ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो तुमको उस डिपार्टमेंट में भेजेगा। यदि तुमको हार्ट से रिलेटेड समस्या होगा तो वो भेजेगा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो भेजेगा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट, लॉजी का मतलब स्टडी, इसको लिख लोगे क्या होता है, कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट। उसके बाद एक आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, मान लो कि तुम्हारे स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गया है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, कुछ ऐसा वहां पे लाल लाल हो गया है, फूल गया है, स्किन खराब हो गया है, तो उसके लिए जब वहां पे बोलोगे कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो भेजेगा डर्मेटोलॉजी के पास। तो डर्मा मतलब ही होता है स्किन, तो डर्मेटोलॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ स्किन, ठीक। उसके बाद एक आएगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, सबसे ज्यादा इंडिया में यदि किसी की कमाई होती है तो न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी की, ठीक। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन किससे रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या आती है या फिर किसी का ब्रेन ओपन करके जो ऑपरेशन करते हैं वो होते हैं न्यूरो सर्जन, यानी कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो न्यूरो मतलब न्यूरॉन या फिर बोल दो शॉर्ट में ब्रेन। तो न्यूरोलॉजी मतलब क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ न्यूरॉन या फिर ब्रेन। वैसे ही एक होता है टॉक्सिकोलॉजी, सुने होगे ना बहुत बार, यदि रील देखते होगे ना बहुत बार तो सुनते होगे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है तो उसमें बोलेगा कि उसका रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक है, बड़ा जहरीला है। अब जहरीला का मतलब ये नहीं है कि उस लड़का को जाकर के छू दोगे तो मर जाओगे, ठीक है, फिर उस लड़का को जीभ से चाट लोगे तो मर जाओगे। टॉक्सिक का मतलब कि वो रिलेशनशिप ऐसा है जो कि उनका चल नहीं रहा है, मतलब उनका अजीब टाइप का, उनमें खूब लड़ाई होती है, इस टाइप का चीज है, तो टॉक्सिक। और टॉक्सिक का मतलब ही होता है जहरीला, ठीक है, जहरीला मतलब जहर, मतलब पॉइजन। तो टॉक्सिक का मतलब ही होता है पॉइजन। तो टॉक्सिकोलॉजी को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ पॉइजन। तो जो अगला क्लास होगा उसमें तो ये सारा चीज बतलाएंगे, अभी वैसे लिखने का टाइम देंगे, डोंट वरी, ठीक है। और भी बहुत से स्टडीज है उनके बारे में भी बतलाएंगे। अब चलो, अब आते हैं नॉर्मल चीजों पे, नॉर्मल फंक्शन पे, थोड़ा सा विषय वस्तु पे आते हैं। देखिए, क्लास 11th की यदि बात करें, क्लास 11th की यदि बात करें तो क्लास 11th में टोटल पहले 22 चैप्टर था, ठीक है,
लेकिन अब ये इसमें से 3 चैप्टर हटा दिया गया है, अब बचा मात्र 19 चैप्टर। ठीक है, बचा है मात्र 19 चैप्टर। जो नीट है, नीट जहां से क्वेश्चन पूछेगा उसने क्लियरली पहले भी बोला हुआ था पिछला साल कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इस 19 से ही पूछेंगे, यानी कि 11th के इस 19 चैप्टर से पूछेंगे। 11th में जो 3 चैप्टर हटाया हुआ है उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बिहार बोर्ड गलती करता है, वो क्या गलती करता है कि क्लास 12th में जो 16 चैप्टर है तो एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर हटा दिया है, बचा मात्र 13 चैप्टर। बट बिहार बोर्ड इन 16 चैप्टर से पूछता है, तो उस टाइम बोर्ड होता है तो स्टूडेंट को 16 का 16 चैप्टर पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोगों का तो बोर्ड होगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता है वैसे 11th में एग्जाम से। तो यहाँ पे 22 में से पढ़ाएंगे 19 चैप्टर। 3 चैप्टर जो रिमूव हो गया है वो पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 2 है प्लांट वाला, स्टूडेंट वैसे ही प्लांट के बारे में नहीं पढ़ना चाहता है। एक है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो हटा दिया है, तो कोशिश करेंगे कि उसको अलग से एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा दे, यानी कि टोटल 20 चैप्टर अप्रॉक्स पढ़ा देंगे। ठीक, उसके बाद जो नॉर्मली, अच्छा इसमें बासोपट्टी कितने स्टूडेंट हुए बताओ? बस 1 2 3, और लड़का में? अच्छा, बासोपट्टी के आसपास में कहां से? मनमोहन, वो तो पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई पास वाला? लौजे में मनमोहन है। अच्छा, दूर वाला कितना है ये बताओ? कहां से, कितना दूर से? पिपरौन से आते हो? अच्छा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। कहाँ? सिराही से आते हो? ठीक है, देखो शाम को सुन लो, शाम को डेली 4 से 5 बजे स्पेशल क्लास होगी नीट वाला। ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड पे ज्यादा हम लेकर नहीं चलते हैं, हम मेनली नीट की ही प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम पूछ लिए कि जो आसपास वाले हो, जो यहाँ पे मान लो जो स्टूडेंट मान लो कि दूर वाले हो, तो वो तो इसी बैच में आओगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, जो पास वाले हो यदि आप चाहो तो इसमें भी आओ, उसमें भी आओ, लेकिन यदि चाहो कि नहीं हम एक ही सर से मतलब पढ़ेंगे, चाहे इस बैच में चाहे उस बैच में, तो इसमें ज़्यादातर मेन फोकस बोर्ड को लेकर के चलेगा। और उसमें आओगे तो उसमें बोर्ड को भी लेकर चलेंगे, बट उसमें मेन फोकस नीट पे करेंगे, क्योंकि क्लास 11th में कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। और एग्जाम वैसे भी 11th में जो पेपर होता है, तो स्कूल में जाओगे, अटेंडेंस बनाओगे, थोड़ा देर लेट से क्वेश्चन देगा, छीने लेगा, तो उसका कोई मैटर ना, कोई रिजल्ट वगैरह कुछ मिलता है। तो 11th का बोर्ड का कोई झंझट नहीं है। तो 11th में बोर्ड का कोई झंझट नहीं है, तो 11th में कंप्लीटली ले चलेंगे उस वाले पे। तो जो नीट वाले स्टूडेंट होंगे, जो चाहोगे कि कंपटीशन का एग्जाम दे, अच्छे से प्रिपरेशन करे, तो शाम को 4 से 5 सर से पूछ लेना। वैसे सर क्या पता नहीं, शायद आज से भी हो सकता है, पूछ लेना एक बार सर से, हम पूछ के भी बतला देंगे, जब तक इधर नोट करोगे तब तक। ठीक है, तो आज से कल से जब भी हो, तो ये बैच कंटिन्यू हम इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम में हम मधुबनी में रहते हैं, तो इस टाइम मेरी एक ही क्लास होती है क्लास 12th वाले की 5:30 बजे से, तो फिर मेरा 7 बजे से 12-1 बजे तक मेरा मधुबनी में क्लास होता है। तो इसीलिए इस टाइम तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ पढ़ाएंगे ओनली 11th वाले को शाम में 4 से 5 बजे। तो जो आसपास वाले हो वो तो उस बैच में आना ही। अब इस बैच में तुम्हारे आने का मन हो तो अपना देख लेना, नहीं आने का मन हो कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें आना है। ठीक है, ये बातें हो गई नॉर्मल। अब देखो, तो यहां पे जो हम बात कर रहे थे वो मैं ये बतला रहा था कि टोटल 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर में से 3 चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, जिसमें से अब बचे हैं मात्र 19 चैप्टर। टोटल 5 यूनिट है। इधर ध्यान दो, हेलो इधर ध्यान दो। टोटल 5 यूनिट है, जिसमें पहला है
बायोलॉजी बायोलॉजी डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, यूनिट है, जिसके अंदर टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें है पहला द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। उसके बाद अगला जो यूनिट है, दूसरा यूनिट, उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसका और टोटल 5वां चैप्टर वो है मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स, छठा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और 7वां चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। टोटल 7 चैप्टर हो गए। उसके बाद साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर है, जिसमें पहला हो गया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा हो गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तीसरा हो गया बायोमोलिक्यूल्स। तो 7 और 3 10 चैप्टर हो गए। उसके बाद यदि प्लांट फिजियोलॉजी में आएंगे तो वहां पे टोटल 3 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, दूसरा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और तीसरा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो 10 3 13। ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 6 चैप्टर है। पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है एक्सक्रेटरी सिस्टम, तीसरा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चौथा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पांचवा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और छठा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो टोटल 19 चैप्टर। ठीक है, कहीं भी अच्छा इंस्टीट्यूट जो होता है या फिर कहीं पे भी, तो वहां पे सबसे पहले जो शुरू किया जाता है वो किया जाता है साइटोलॉजी से। और साइटोलॉजी में बतला ही दिए, साइटो मतलब सेल, अलॉजी मतलब स्टडी, मतलब कि स्टडी ऑफ सेल। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक कॉमन, एक होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसको सबने एक्सेप्ट किया हो। ठीक है, अब मान लो किसी को 10 लोगों ने एक्सेप्ट किया, 10 लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे। जैसे हमारा जो नाम है, हमारा नाम क्या है, हम लोग जो जिस भी नाम से पुकारते हैं ये हुआ कॉमन है, जिस नाम से हमें आसपास जानता है। हमारे इंडिया में सब जाने हाँ ये इंसान है, ह्यूमन है। हो सकता है दूसरे देश में ह्यूमन को कुछ और बोला जाता हो। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारे इंडिया का है, हमारे इंडिया में ये बोलते हैं, किसी और 1 2 4 कंट्री में 10 कंट्री में ऐसा बोल सकता है, बट यूनिवर्सल नहीं है। तो हमारा यूनिवर्सल नाम क्या है, होमो सेपियंस, पढ़ाएंगे वहां पे आगे। ठीक, वैसे ही सेल का एक डेफिनेशन है, बहुत कॉमन है हर जगह, 5वां 6ठा 9वां 10वां 11वां, उसके बाद आप मेडिकल में आओगे वहां भी, कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हिंदी में पढ़े हुए हो गया। इंग्लिश में सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर जगह ये कॉमन डेफिनेशन है। ठीक है, तो सेल क्या है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है। जैसे मान लो इस घर की यदि हम बात करें, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई, मतलब कि छोटा से छोटा चीज। तो वैसे इस पूरे के पूरे बिल्डिंग का इकाई क्या है, ईंट। एक एक ईंट से ये घर बना है। सेम वैसे ही एक एक सेल से क्या है, हमारे पूरे के पूरे बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल। जब सेल आपस में ग्रुपिंग करते हैं, समूह बनाते हैं, तो समूह बना करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू, और हिंदी में उसको पढ़ते होगे ऊतक। ठीक, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, मतलब अंग। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आगे पढ़ोगे 12th में पढ़ाएंगे और यहां भी कुछ चीजें बतलाएंगे कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तब उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। क्लियर? तो ये था सेल के बारे में, हमारे बॉडी के बारे में कुछ नॉर्मल चीजें कि हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। सबसे छोटा सेल, सेल से बना टिश्यू, वहां से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, और सबसे लास्ट में पॉपुलेशन। जैसे मान लो कोई बाहर से आया तो कोई क्या पूछ सकता है कि इस क्लास का पॉपुलेशन कितना है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिज्म है, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत से ऑर्गेनिज्म है, तो सब ने मिलकर क्या बना लिया, पॉपुलेशन। तो ये था हमारे बॉडी का लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जब जो क्लास स्टार्ट होगा उसमें शाम में, वहां पे तो एकदम शुरू से ले चलेंगे, अभी तो समझो एक डेमो टाइप बतला रहे हैं, ठीक। उसके बारे में और डिटेल सारा चीज बतलाते हुए चलेंगे। उसके बाद यदि पढ़े हुए होगे कि डिस्कवरी यानी कि खोज, तो वहां पे पढ़े हुए होगे कि सेल की खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। कब किए थे, 1665 में। कैसा सेल था, डेड सेल। किस चीज में देखे थे, कॉर्कैम्बियम या फिर बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल में। अब बात आती है कि इन्होंने क्या, रॉबर्ट हुक जो सेल की खोज किए थे वो सेल कैसा था, डेड था, मरा हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जब ये मरा हुआ सेल था तो लिविंग सेल की खोज कौन किए थे। तो यदि लिविंग सेल की खोज की बात करें, कौन किए थे, नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किए थे। इसका किए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्योंकि सेल की ये जो देखे हुए थे, तो सेल का क्लियर स्ट्रक्चर कहां पे दिखता है, माइक्रोस्कोप में। कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगे पढ़ाएंगे या फिर कभी दिखलाएंगे भी कि जो माइक्रोस्कोप होता है 3 प्रकार का होता है। माइक्रोस्कोप 3 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि सस्ते में भी मिलता है, लेकिन इसमें हम क्लियर स्ट्रक्चर हम नहीं देख सकते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि आमतौर पे हर जगह जो होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि रिसर्च लेबोरेटरी, जहां पे शोध किया जाता है, खोज किया जाता है, जहां पे उनका वैज्ञानिक लोगों का अपना होता है, वहां पे बेसिकली इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक। तो यहां पे एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन किए थे, पता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन किए थे, मैक्स नॉल रश्का। कब किए थे, 1931 ईस्वी में, ठीक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का पीवाईक्यू है ये, क्लियर। अब देखो, ये हो गई इसकी खोज की बात। उसके बाद एक थ्योरी पढ़े हुए होगे जिसका नाम है सेल थ्योरी, ठीक है। तो उस सेल थ्योरी में पढ़े हुए होगे तो उस सेल थ्योरी में पढ़े हुए होंगे कि सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट मिलकर दिए हुए थे। आगे जब पढ़ाएंगे तो वहां पे पीपीटी के थ्रू भी और वीडियो के थ्रू भी पढ़ा देंगे। तो वहां पे सेल थ्योरी 1838 की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस स्लीडेन, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस स्लीडेन। 1838 ईस्वी में उन्होंने एक बात कही। वो क्या बोले, मैथियस स्लीडेन थे जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन मतलब जर्मनी के थे, और बॉटनिस्ट मतलब पेड़ पौधों के वैज्ञानिक थे, पेड़ पौधों के बारे में जानते थे। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधों के साइंटिस्ट है तो पेड़ पौधों के बारे में ही बतलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलकर के बने हैं। ठीक 1 साल बाद 1839 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर स्वान। शॉर्ट में इनको बोलते हैं स्वान, ठीक। ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के, और जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल के साइंटिस्ट।
अब इन्होंने क्या बोला, अब जाहिर सी बात है कि एनिमल के साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने भी एनिमल के बारे में सेम बात कही कि जितने भी जितने भी जीव जंतु हैं उनमें वो भी अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि जितने भी एनिमल सेल हैं उनका सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है, बाहरी वाला मेम्ब्रेन जो होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि बहुत पतला होता है। उन्होंने ये बात कही। अब ये थे बॉटनी वाले और ये थे जूलॉजी वाले। कंपटीशन कहाँ पे होता है, मान लो जहां पे 10 बायोलॉजी वाला है तो वहां पे कंपटीशन होगा। अब मान लो एक है बायोलॉजी वाला, एक है मैथ वाला, क्या कंपटीशन होगा, दोनों अलग अलग ब्रांच है। तो इन दोनों ने सोचा कि भाई तुम हो बॉटनी वाले और मैं हूं जूलॉजी वाला, तो हम दोनों मिल करके क्यों ना एक थ्योरी दे दे, क्योंकि बायोलॉजी तो बॉटनी जूलॉजी दोनों से कंप्लीट होता है। तो उन दोनों ने मिल करके एक थ्योरी दे दिया जिसका नाम है सेल थ्योरी। फिर एक, अब होता है ना साइंटिस्ट लोगों को चुल मचा हुआ होता है, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो, ठीक है। अब बीच में टांग अड़ाने वाला काम तो इन लोगों का होता ही है, जैसे न्यूटन सब किए हुए थे। एक सेब गिर गया, बस स्टूडेंट का पढ़ना हराम कर दिया, ठीक है, सब गाली देता है उनको। अब वैसे ही इनको चुल मचा कि अब क्यों ना उस सेल थ्योरी को हम उलट पलट कर दे। अब मान लो कुछ बनाया है, ठीक है, अब मान लो यही कुछ बनाया है, यही लड़का कुछ बनाया है, अब इसको मन किया कुछ और बनाने का, अब उसको मन किया नहीं नहीं ये नहीं खराब है, उसके घर को तोड़ करके अपना घर बना दिया। क्योंकि जमीन था सरकारी तो दोनों अपना घर तोड़ा तोड़ी कर रहा था। सेम वैसे ही ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या किया, एक लाइन ऐड कर दिया सेल थ्योरी में, जो कि था ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। वो वाला गाना सुने हो अमिताभ बच्चन वाला, कि वो अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, बंगाली में कहते हैं आमी क्षमा के भालोबासे, और गुजराती में कहते हैं तेरी तो, सुने हो ना। सेम वही चीज, इंग्लिश में आई लव यू, हिंदी में आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैथिली में हम अहाँ से बड़ प्रेम करे छी, भोजपुरी में कि हम रउआ से बड़ प्रेम करत बानी, ऐसी कुछ, ठीक है। बंगाली में अलग, आमी क्षमा के भालोबासे, ठीक है। तो बात का सेम है, लेकिन उनका तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। सेम वैसे ही वो जिस देश में थे उस देश में ओमनी सेल्यूला बोला जाता था, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी सेल हैं वो पुराने सेल से मिलकर के बने हैं। अब सेल थ्योरी मॉडिफाई हो गया, और मॉडिफाई हो करके अब सेल थ्योरी में सिर्फ 2 लाइन बचा। वो क्या, पहला लाइन ये कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, और दूसरा लाइन ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला, ब्रैकेट में लिख देना ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दैट इज द नॉर्मल साइंस, नॉर्मल बायोलॉजी। समझ में आया यहां तक कोई डाउट? किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर स्पीड समझा रहे हैं, स्पीड पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ दिक्कत? क्लियर? तो अभी तो हमको पता नहीं था, इसीलिए हम रैंडम एकाएक क्लास लिए हैं, ठीक है। तो अगला जो क्लास होगा इवनिंग में, उसमें डिटेल में चीजें बतलाएंगे, डिटेल में पीपीटी के द्वारा समझाएंगे, एनिमेशन दिखाएंगे और सारा चीज वहां पे करवाएंगे। अभी फिलहाल जो ये हुआ है, इसको मन है किसी को तो नोट कर लो, करना है नोट कर लो।